शुरू करते हैं बजिंग स्टॉक्स का सिलसिला और जानते हैं कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें न्यूज़ फ्लो के दम पे आज ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहला शेयर जो आज हमारी लिस्ट में शामिल हुआ है वो है डेल्टा कॉर्प का। इनफैक्ट आप देखिए इस कंपनी में आज फिर से एक जीएसटी नोटिस इनको मिला है। इनकी सब्सिडरी है डेल्टा टेक गेमिंग के नाम से, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट जीएसटी नोटिस मिलने की जो खबर आई है उसका जो इम्पैक्ट है वो स्टॉक पे साफ तौर पे देखने को मिला है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस कोलकाता की ओर से इनको 6,384 करोड़ रुपए का जो जीएसटी नोटिस है वो मिला है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज गिरावट आई। और 3 हफ्ते पहले ही इनफैक्ट इनकी जो मेन कंपनी है डेल्टा कॉर्प उसको 16,822 करोड़ रुपए के नोटिस हाथ लगे थे। तो 3 हफ्ते बाद एक और नोटिस मिला है, जिस वजह से आज स्टॉक ने 52 वीक लो टच किया है। 122 रुपये 60 पैसे ये इसका लो है आज का, जो कि नया 52 वीक लो है। फिलहाल 127 रुपये 60 पैसे के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए सर तो करीब 23,000 करोड़ रुपए के आसपास के नोटिस कंपनी को मिल चुके हैं। और पिछले 3 महीने में देखें तो 250 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड करता था, वहाँ से गिरता हुआ अब ये 125 रुपये के आसपास आ गया। आप देख सकते हैं चार्ट पे किस तरह से करेक्शन देखने को मिला है हायर लेवल से। तो 50% के आसपास का करेक्शन होने के बाद ये जो जीएसटी नोटिस मिल रहे हैं, क्या अभी खरीदारी करनी है या अभी भी दूर रहना है इससे? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए अभी तो फिलहाल थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि धंधा तो बहुत अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ये जीएसटी का जो नोटिस आया इसमें कंपनी फंस जाती है, थोड़ा सा इनके अगेंस्ट जजमेंट जाता है, तो संदीप ये बहुत बड़ा लायबिलिटी है। और देखिए मुझे लग रहा है कि लिस्टेड स्पेस में यही एक कंपनी है जो कसिनो वाली कंपनी है, और कोई है नहीं। तो मेरे ख्याल से धंधा तो बहुत अच्छा चलेगा, बट अगर ये जीएसटी का मामला अटकता है तो डेफिनेटली मार्केट इसको थोड़ा सा नेगेटिव नजरिए से देगा। तो मेरे ख्याल से ये इनके पास है वो होल्ड करे, क्योंकि देखिए कंपनी कर्जा मुक्त है, इनके मैनेजमेंट टीम जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, और ये जरूर कोर्ट को जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे, और इसके लिए सारा समय लगेगा। बट अभी फिलहाल फ्रेश बाइंग करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा स्टॉक को सेटल होने दीजिए, क्योंकि और एक नेगेटिव सरप्राइज अगर स्टॉक में आता है तो मेरे ख्याल से और भी पिटाई हो सकती है। तो आप कह रहे हैं कि जिनके पास है वो होल्ड करे, तो क्या जिनके पास हायर लेवल्स पे है 180, 200, 220 की रेंज में, क्या वो एवरेज भी कर सकते हैं इन लेवल्स पे या अभी उसके लिए भी रुकना चाहिए? देखिए एवरेज वही करे जो कम से कम 1.5-2 साल यहाँ पे निवेशित रहना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो उसको अपना स्टॉप लॉस कटवा के पोजीशन निकलनी चाहिए। अगर निवेशक है, इन्वेस्टर है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा एंट्री लेवल है। देखिए नॉर्मली क्या होता है संदीप की ऐसे खराब टाइम पे ही आपको अच्छी कंपनी मिलती है, क्योंकि अभी बाजार का पूरा मूड नेगेटिव है और किसी को खरीदना नहीं होता, तो अल्फा तो तभी बनता है। तो जब हम कहते हैं ना जो मोस्ट हेटेड स्टॉक्स, तो वो हेटेड स्टॉक्स अभी डेल्टा हिम्मत लगती है, और बेसिकली कन्विक्शन लगता है और पेशेंस लगता है। तो ये सारी चीजें इन्वेस्टर्स को रखनी चाहिए अगर पैसा बनाना है। बिल्कुल हिम्मत की बात है। इनफैक्ट कोई भी अब खरीदारी करने को तैयार नहीं, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं, निवेशक हैं, लंबी अवधि का नजरिया रख सकते हैं, तो ये अच्छा लेवल है जिस पे आप एंट्री कर सकते हैं और धीरे धीरे चाहें तो इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। स्पाइसजेट ये अगला शेयर है जो कि आज हमारी बजिंग की सूची में शामिल हुआ है। इनफैक्ट आज इस स्टॉक में 11% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। शुक्रवार को हमने देखा था दमदार रैली स्टॉक में बनी थी। एक समय तो स्टॉक में 20% का ऊपरी सर्किट भी लग गया था। दरअसल न्यूज़ फ्लो इस तरह का था, ऐसी रिपोर्ट्स थी जिस वजह से हमने देखा कि स्टॉक में अपर सर्किट लग गया था। रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि इंडिगो के को फाउंडर राकेश गंगवाल जी हो सकता है कि स्टॉक में या इस कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। जो बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की खबर आई थी एक रिपोर्ट के हवाले से, उस वजह से हमने देखा कि इसमें 20% का ऊपरी सर्किट शुक्रवार को लगा था। लेकिन उसके बाद ये क्लैरिफिकेशन भी आ गया कि फिलहाल हिस्सा खरीदने की ऐसी कोई योजना या ऐसा कोई विचार नहीं है। जिसके बाद आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक में करेक्शन भी उतना ही तेज़ देखने को मिला जितना तेज़ ये शुक्रवार को भागता हुआ नजर आया था। तो स्पाइसजेट में सर आपकी क्या राय होगी? जितना तेज़ ये भागा था उतना ही तेज़ करेक्शन भी देखने को मिला है। कई सारे मामले मुकदमे इनके कोर्ट में चल भी रहे हैं। जो इनके पूर्व प्रमोटर हैं कलानिधि मारन, उनके साथ भी मामला चल रहा है। क्रेडिट स्विस के साथ भी इनका मामला चल रहा था। तो स्पाइसजेट में आपकी क्या राय होगी? अगर स्पाइसजेट नहीं तो फिर इस पूरे स्पेस में कौन सी कंपनी खरीदने की राय देंगे आप? देखिए मुझे लग रहा है कि संदीप देखिए अगर कोई नया प्रमोटर इसमें आता है तो वो तभी आएगा जब पूरी तरह से एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट बहुत डेस्परेट होगा बेचने के लिए। अभी इस लेवल पे कोई खरीदार आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। और ऑलरेडी इंडिगो के जो प्रमोटर थे गंगवाल साहब, उन्होंने ऑलरेडी क्लियर किया है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो शॉर्ट टर्म में ये जो शेयर भागा था ना, ये प्योरली इस न्यूज के कारण भागा था। फंडामेंटल्स तो अभी भी बहुत खराब है, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको बच के रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे न्यूज फ्लोज में क्या होता है कि लोग कोई भी न्यूज फ्लो के हिसाब से अपनी पोजीशन यहाँ पे बनाते हैं, लेकिन वो अगर सही नहीं आता तो शेयर उस लेवल से काफी गिरता भी है। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म के लिए तो कोई बड़ा अपसाइड अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि क्लैरिटी आ चुकी है। लॉन्गर टर्म के लिए हमको इंडिगो ही पसंद है, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी कंपनी है
जो 50% मार्केट शेयर कमांड करती है। और सबसे बड़ी बात, इनके पास अभी भी कोई ऐसा कोई कर्जा या कोई कैश फ्लो का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा कैश फ्लो भी जनरेट कर रही है। हालांकि एयर ट्रैफिक मार्केट बहुत बड़ा है, नए कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको ऐसी कंपनी में रहना है जहां पे पोजीशन बैलेंस शीट की और मार्केट शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डोमिनेंट है। तो इंडिगो विल बी अ बेटर बेट अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल है, क्योंकि ये स्पेस ग्रो करेगी, लेकिन इसमें चैलेंजेस रहेंगे। क्रूड की कीमतें अगर और बढ़ती है तो संदीप मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा फटका स्पाइस जेट को आएगा। ऑफकोर्स इंडिगो को भी नुकसान होगा, लेकिन स्पाइस जेट विल सफर द मोस्ट। स्पाइसजेट नहीं, इंडिगो पसंद है एयरलाइन स्पेस की जहाँ तक बात है। और इनफैक्ट जिस तरह से क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पूरे स्पेस को दिक्कत होगी, लेकिन इंडिगो एक बड़ी कंपनी है, 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर है और स्पाइसजेट के पास तो 4.5% से भी कम का मार्केट शेयर है। तो उस लिहाज से इससे दूर रहें, ये राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है। डीमार्ट ये अगला शेयर है जो कि हमारी सूची में शामिल हुआ है। नतीजों के बाद आज ये शेयर फोकस में है। इनके ओवर द वीकेंड नतीजे आए थे, जिसमें नतीजों से निराशा हुई है, जैसा बाजार अनुमान कर रहा था उससे खराब नतीजा है, जिसके बाद 4% के आसपास की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली है। इनका जो मुनाफा है उसमें करीब 9% के आसपास की गिरावट आई है। 623 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा इन्होंने दर्ज किया है और 12 तिमाही के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि डीमार्ट ने अपने मुनाफे में गिरावट दर्ज करी है। और उसी से आप देखिए बाजार पूरी तरह से निराश होता हुआ नजर आया, जिस वजह से आज स्टॉक में हमने गिरावट बनती हुई दिखी है। उनके मार्जिन भी टूटे हैं, 0.4% के आसपास इनके मार्जिन टूटे हैं, बावजूद इसके कि 19.25% के आसपास इनके जो रेवेन्यूज हैं, यानी कि जो बिक्री है, उसमें इजाफा देखने को मिला। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो खरीदारी है, जो मार्जिन है, वो टूटते हुए दिखे हैं। जिसके बाद गोल्डमैन सैक्स, सिटी, कोटक, ये 3 ऐसे ब्रोकर्स हैं जो कि बिकवाली करने की राय फिलहाल इस स्टॉक में दे रहे हैं। इनफैक्ट कंपनी ने खुद भी कहा है इनके जो हाई मार्जिन अपैरल बिजनेस है वहाँ से जो कंट्रीब्यूशन है कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखा है, जिस वजह से मार्जिन टूटे हैं और बाजार ने इसको पसंद नहीं किया है, जिस वजह से आज इसमें गिरावट देख रहे हैं। आपकी क्या राय है सर? डीमार्ट में जो मार्जिन प्रेशर के कंसर्न्स हैं पिछले 2 क्वार्टर से हम देख रहे हैं, क्या ये अबेट होते हुए नजर आएंगे? इन लेवल्स पे गिरावट पे खरीदारी करने का मौका है या अभी रुकना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, एक बात तो क्लियर है कि कंपटीशन बढ़ रहा है और इसी कारण से डीमार्ट का मार्जिन प्रेशर दिख रहा है और ये इतना आसानी से कम नहीं होगा। तो पहली बात तो देखिए, बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ गए हैं, बहुत एग्रेसिव प्राइसिंग रिटेल में कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि जो कस्टमर है उसको डेफिनेटली अट्रैक्ट करने में डीमार्ट को दिक्कत हो रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ तो इस क्वार्टर में अच्छा था, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी इबिटा ग्रोथ वाज जस्ट अबाउट 10-12%, जो मार्केट को पसंद नहीं आया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीबन 9% गिरा है। देखिए, सबसे बड़ी बात मार्केट को अभी थोड़ा सा चिंता हो रही है कि अगर अर्निंग्स ग्रोथ आती नहीं है तो इतना बड़े वैल्यूएशन पे ये स्टॉक कितना सस्टेन होगा। एक बात तो क्लियर है कि डीमार्ट में फ्लोटिंग स्टॉक बहुत ही कम है और उसीलिए शायद ये स्टॉक में अच्छी चढ़त हो गई है। तो मेरे ख्याल से फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जिनके पास है, मेरे ख्याल से देखिए एक आध 2 क्वार्टर वेट कर सकते हैं, लेकिन बड़े बेस पे अभी ग्रोथ आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो ये इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि ग्रोथ अगर 1-2 क्वार्टर्स के लिए पीछे हटता है तो मार्केट इसको और ऊपरी लेवल से पिटा सकती है। तो ये थोड़ा सा खतरे वाली बात है। तो जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं थोड़ा सा वेट करें। तो फ्रेश बाइंग अगर आप डीमार्ट के स्टॉक में यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स में करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाइए, 1 से 2 क्वार्टर का समय दीजिए। जिनके पास है वो भी होल्ड करें, लेकिन देखें कि मैनेजमेंट की ओर से कमेंट्री क्या आती है और नंबर्स किस तरह के रहते हैं। अगर मार्जिन में पिटाई आगे भी जारी रहती है तो हो सकता है कि यहाँ पे स्टॉक में और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। इस बीच चीनी शेयर आज कहीं ना कहीं फोकस में है। शुगर शेयरों की जहाँ तक बात है तो आज ज़्यादातर स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि आज बढ़त के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। हालांकि जो खबर आई है इनके लिए वो नेगेटिव है, लेकिन बाजार उसे पॉजिटिव के तौर पे ले रहा है। वो इसलिए क्योंकि सरकार ने देश में जो शुगर का स्टॉक है उसके ऊपर सरकार की काफ़ी पैनी नज़र है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि पूरा जो शुगर एज अ स्पेस है वो कहीं ना कहीं आज लाइमलाइट में नज़र आ रहा है। सरकार ने इन सभी कंपनियों से, इनफैक्ट जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे ये कहा है कि अपने स्टॉक्स की जानकारी वो हमें दें, ताकि ये जो पूरा उत्पादन में कमी की आशंका है वो कहीं ना कहीं कीमतें ना बढ़ती हुई दिखे। सरकार इसके ऊपर काबू करना चाहती है। तो कुल मिला के बाजार इसे ऐसे सेंस कर रहा है कि अगर शॉर्टफॉल है प्रोडक्शन का तो कीमतें ऊपर की ओर जाती हुई दिखेगी। घरेलू मार्केट की जहाँ तक बात है, और ये चीनी के शेयरों के लिए, शुगर शेयरों के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि आज पूरे मार्केट में शुगर स्टॉक्स को लेकर पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है। आपकी क्या राय है सर शुगर एज अ स्पेस को लेकर? ये जो पूरा न्यूज़ फ्लो आ रहा है कितना पॉजिटिव है ये, और क्या राय होगी आपकी? कोई पिक स्पेस से? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए, शुगर कंपनी जो इंटीग्रेटेड है, जैसे बलरामपुर चीनी, रामपुर शुगर, उसके बाद त्रिवेणी का शुगर, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी अपसाइड पॉसिबल है। क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि ग्लोबली शुगर की कीमतें बढ़ी है
प्लस एथेनॉल को लेके मेरे ख्याल से गवर्नमेंट क्लियरली चिंतित है, क्योंकि एथेनॉल पेट्रोल में ब्लेंडिंग अभी काफी कम है, 20% का परसेंटेज उन्होंने बोला FY 26 तक होगा। तो जैसे जैसे क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे संदीप, आपको एथेनॉल की कंपनीज में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से जो इंटीग्रेटेड प्लेयर्स है, जैसे बलरामपुर चीनी है, धामपुर शुगर है, त्रिवेणी है, यहाँ पे भी नजर रखिए, मुझे लग रहा है अच्छी खासी कमाई होगी, क्योंकि ये साल भी शुगर कंपनीज के लिए अच्छा होना चाहिए। ओके, तो शुगर एज अ स्पेस में ये साल अच्छा रह सकता है क्योंकि उत्पादन में कमी की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, जिस वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। ये इसके लिए पॉजिटिव है पूरे स्पेस के लिए। दालमिया भारत सीमेंट ये एक कंपनी है जिसके बाद हम देख रहे हैं कि नतीजों का इम्पैक्ट आज स्टॉक में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। जो नंबर्स आए थे उसके बाद आज स्टॉक में हमने देखा है कि 3.5% तक का जो उछाल है वो स्टॉक में देखने को मिला है। जो नंबर्स आए हैं उसमें इस कंपनी का जो मुनाफा है उसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। 162% के आसपास की ग्रोथ इन्होंने मुनाफे में दर्ज करी है। 123 करोड़ रुपए का मुनाफा साल दर साल इन्होंने क्लॉक किया है दूसरी तिमाही की जहां तक बात है। और कामकाजी मुनाफा भी 55% बढ़कर 579 करोड़ रुपए पर इस कंपनी ने दर्ज किया है। दो मेन फैक्टर्स हैं जिस वजह से सीमेंट एज अ स्पेस में हम देख रहे हैं कि शायद इस बार पूरे सेक्टर के लिए नंबर काफ़ी अच्छे आएंगे, और वो है पावर और फ्यूल कॉस्ट। पावर और फ्यूल खर्च में कमी हुई है जिस वजह से इनके जो मुनाफा है उसमें सुधार देखने को मिला है, और उसी का इम्पैक्ट आज हमने बाकी सीमेंट स्टॉक्स में भी देखा है। आपकी क्या राय है सर, दालमिया भारत सीमेंट की जहाँ तक बात है और पूरा सीमेंट एज अ स्पेस की अगर हम बात करें, क्या जैसा रुझान हमने दालमिया सीमेंट में देखा है वैसा ही बाकी सीमेंट स्टॉक्स में भी देखने को मिलेगा, या क्रॉस द बोर्ड देखने को मिलेगा जो पावर एंड फ्यूल खर्च कम हुए हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए सीमेंट कंपनीज में आपने सही कहा कि पावर ऑन फ्यूल कॉस्ट तो कम हो ही चुका है, लेकिन सीमेंट की कीमतें भी काफी बढ़ी है। देखिए सीमेंट में प्राइसिंग पावर वापस आ रहा है, और जो बड़ी कंपनीज है जैसे अल्ट्राटेक है, साउथ में रैमको सीमेंट है, इंडिया सीमेंट्स है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कीमतें बढ़ी है। तो ज्योग्राफिकल रीच जिसका ज्यादा बड़ा है उसको ऑब्वियसली सीमेंट की कीमतें बढ़ने का भी एक फायदा मिलेगा। मुझे लग रहा है कि दालमिया भारत का तो नंबर अच्छा ही है, लेकिन जो दूसरे सीमेंट कंपनीज आने वाले हैं जैसे कि एसीसी है, अंबुजा है, उसके बाद रैमको सीमेंट है, यहाँ पे फोकस करिए, क्योंकि सीमेंट एज अ प्लेस, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि दूसरी तिमाही आपको अच्छी खासी नंबर्स मिलेंगे, और नॉर्मली सेकंड हाफ तो पहले फर्स्ट हाफ से तो काफी बेहतरीन होता है। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड आ रही है, इलेक्शंस आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट की भी स्पेंडिंग काफी बढ़ेगी, तो इसका फायदा सीमेंट कंपनीज को होना चाहिए। ठीक है, रैमको सीमेंट एक और अच्छी कंपनी इस पूरे स्पेस में। स्पेंडिंग बढ़ती है सरकार के इलेक्शन से पहले, उसका फायदा स्टॉक में देखने को मिलेगा। टेक्समैको रेल ये भी नतीजों के बाद ही कहीं ना कहीं फोकस में आया है। नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं इस कंपनी के, जिसके बाद आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक में इंटरडे में 11% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला था। जहाँ तक नंबर्स की बात है, इनका जो मुनाफा है उसमें काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला है दूसरी तिमाही में, और उसी के बाद हम देख रहे हैं कि एक स्टॉक चढ़ता हुआ दिखा है। 66% इनका मुनाफा बढ़कर 25 करोड़ रुपए पर पहुंचता हुआ दिखा है, और तिमाही दर तिमाही देखें तो 22.5% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो फ्लैट देखने को मिले हैं, लेकिन तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो करीब करीब 6% के आसपास के जो मार्जिन्स हैं उसमें भी सुधार देखने को मिला है। तो अच्छे नंबर्स के बाद स्टॉक में आज हमने उछाल बनते हुए देखा है। क्या राय होगी सर आपकी टेक्समैको रेल पे? तो आपने पहले भी खरीदारी करने की राय दी है, इनफैक्ट हमारा जो 80-90 पूरे 100 सेगमेंट है उसमें आपने पहले भी स्टॉक में खरीदारी करने की राय दी है। जिनके पास है उनके लिए क्या राय होगी, और क्या इसमें फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं क्योंकि हायर लेवल से थोड़ा करेक्ट भी हो चुका है ये? मेरे ख्याल से देखिए रेलवे इंफ्रा थीम बहुत ही स्ट्रांगली चल रहा है, और मुझे लग रहा है कि देखिए ये तो पहला ऐसा क्वार्टर है जहां पे आपने बहुत छोटे बेस पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट प्रॉफिट में देखा है। कम से कम मुझे लग रहा है कि 1.5-2 साल ये रन रेट सारे जो रेलवे इंफ्रा थीम वाली कंपनियां है जैसे कि टेक्समैको है, जुपिटर है, उसके बाद टिटागर है, तो ये सारी कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी बात, टेक्समैको इंजीनियरिंग में हमने सुना है कि कोई डीमर्जर भी हो रहा है, तो उसका भी फायदा देखिए थोड़ा बहुत वैल्यू अनलॉकिंग का शेयर होल्डर्स को मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर नजरिया आपका साल 1.5 साल का है तो डेफिनेटली थोड़ा सा करेक्शन होता है स्टॉक में। आज रिजल्ट्स अच्छे आए तो स्टॉक में एक अच्छा उछाल आपको देखने को मिला, बट जब थोड़ा बहुत सेलिंग आता है, थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, तो इसमें एक्यूमुलेट करिए। डेफिनेटली नेक्स्ट 12-15 महीने के जो टाइम फ्रेम को लेके आउटलुक काफी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये राय है फिलहाल। जहाँ तक टेक्समैको रेल की बात है, थोड़ा करेक्शन होने दीजिए। करेक्शन पे आप चाहें तो फिर से स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। इस बार एक छोटा बेस था जिस वजह से मुनाफे में एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। हमारे जो दर्शक हैं यूट्यूब पे लगातार इस बीच वेट कर रहे थे, काफ़ी सारे सवाल अब तक पहुँचे भी हैं। हमारे एक दर्शक हैं उमेश्वर दत्त शुक्ला जी, उन्होंने वेदांता पे अपना सवाल पूछा है। 290 रुपये ये इनका एंट्री प्राइस है जहाँ पे इन्होंने इस स्टॉक में एंट्री करी है। उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन मैं अगर सेंस कर पा रहा हूँ तो यही जानना चाहते हैं क्योंकि स्टॉक में हायर लेवल से करेक्शन देखने को मिला है। डीमर्जर की न्यूज़ आई है, लेकिन उसके बावजूद भी
वेदांता का स्टॉक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है सर, 220-225 रुपये के आसपास फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो 290 रुपये पर जिसने लिया है, सारा करेक्शन उन्होंने देखा है, क्या राय होगी सर आपकी डीमर्जर के पर्सपेक्टिव में, और क्या इन लेवल्स पे वो एवरेज भी कर सकते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी ऊपरी लेवल पे इन्होंने खरीदा है, अभी 220 रुपया हो चुका है। मैं समझता हूँ कि देखिए अभी इमीडिएटली लॉस मत बुक करिए, कम से कम 6-12 महीने का टाइम फ्रेम दे दीजिए, क्योंकि लग तो रहा है कि मेटल्स में वापस थोड़ा सा एक बाउंस देखने को मिल रहा है। प्लस जिस प्रकार का डीमर्जर हो गया, आपको 5 कंपनी में 5 शेयर मिलेंगे। जी। मार्केट डेफिनेटली फोकस्ड कंपनीज को ज्यादा वैल्यूएशन देती है, लेकिन अगले जुलाई अगस्त तक आपको होल्ड करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से लॉस पे पोजीशन मत काटिए, थोड़ा सा सब्र रखिए और होल्ड करिए। ठीक है, तो ये राय है फिलहाल जहाँ तक स्टॉक की बात है। अब हम बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट आईपीओ की ओर। उसमें हमारे साथ एक आज मैनेजमेंट भी जुड़ेंगे, मेरे सहयोगी शौर्य भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो आईपीओ खुले हुए हैं या खुलने वाले हैं उसकी पूरी डिटेल्स आपको देंगे। लेकिन इस बीच कुछ और सवाल पहले ले लेते हैं। मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनके लिए हम वेट कर रहे हैं। हमारे एक दर्शक हैं केविन, उन्होंने एक सवाल पूछा है ब्लू डॉट को लेकर और सोलर इंडस्ट्रीज़ को लेकर। दो क्वेश्चन हैं जिसके बारे में, दो स्टॉक्स हैं इनफैक्ट जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं। आज हमने देखा है कि एक ब्लू डॉट की जो पेयर कंपनी है उसके नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं, उसका जो इम्पैक्ट है स्टॉक में देखने को मिला है। तो ब्लू डॉट पे और सोलर इंडस्ट्रीज दोनों पे अपनी राय दीजिए सर लॉन्ग टर्म के लिए। ये सोलर इंडस्ट्रीज में देखिए एक्सप्लोसिव स्पेस में ये मार्केट लीडर है। डिफेंस का भी बहुत अच्छा बिजनेस मिलता है, कोल इंडिया भी इनका काफी बड़ा कस्टमर है। तो नजरिया कम से कम 2 साल के ऊपर का होगा तो ही खरीदिए, क्योंकि ये स्टॉक सस्ता नहीं है, काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन आउटलुक बहुत अच्छा है। और दूसरा स्टॉक आपने कौन सा बोला था संदीप? एक ब्लू डॉट और दूसरा सोलर इंडस्ट्रीज। देखिए, ब्लू डार्ट में मुझे लग रहा है कि लॉजिस्टिक स्पेस में ये बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, और काफी समय से लोग बोल रहे हैं कि ये डीलिस्टिंग कैंडिडेट भी है। तो मेरे ख्याल से नजर यहाँ पे भी 1-1.5 साल का रखिए, क्योंकि जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल है, ब्रांड इक्विटी है, ये भी कंपनी आने वाले 1.5-2 साल में अच्छी कमाई देगी। बट हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि लिक्विडिटी बहुत कम है, तो बेसिकली ये ट्रेडिंग बेट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पोजिशनल और इन्वेस्टमेंट बेट होगा तो ये आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड दे। मनबोध कुमार मिश्रा, ये हमारे यूट्यूब के एक दर्शक हैं जिन्होंने अपना सवाल हमारे साथ शेयर किया है। बायोकॉन को लेकर इनका सवाल है सर, ये जानना चाहते हैं कि क्या 12 से 18 महीने के नज़रिए से इसमें एंट्री की जा सकती है। वो आपसे राय जानना चाहते हैं। इनफैक्ट ये भी स्टॉक वैसा ही है जो हायर लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, तो क्या अब लॉन्ग टर्म के लिए इसमें कोई एंट्री बनती है? देखिए, पहली बात तो आपको समझना है कि इनकी जो सब्सिडरी है सिंजीन, वो बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही है। प्लस बायोलॉजिक्स का जो बिजनेस है वो भी अभी बहुत ही जल्दी अनलॉकिंग के लिए तैयार हो रहा है। कोर बिजनेस में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए इस लेवल से अगर कोई खरीदता है तो डाउन साइड तो मेरे ख्याल से मोरलेस ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट किया है नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नजरिया 12-15 महीने का अगर आप रखते हो तो थोड़ा सा तो डेफिनेटली इस लेवल पे आप एक्यूमुलेट करें, क्योंकि कहीं से भी पॉजिटिव सरप्राइज आता है उनके बायोलॉजिक्स यूनिट की अनलॉकिंग की, तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि अच्छी खासी बाउंस मिलेगी। और सिंजीन तो वैसे भी बहुत अच्छा नंबर दिखा रहा है, सिंजीन के Q2 के नंबर्स भी काफी स्ट्रांग रहेंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म बेट डेफिनेटली इस प्राइस से हो सकता है। ठीक है, आज सर हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट एज अ पैक में हायर लेवल से करेक्शन देखने को मिला है। तो क्या ये जो रियल एस्टेट में करेक्शन देखने को मिला है, बावजूद इसके कि इस बार नंबर्स माना जा रहा है कि बहुत अच्छे आ सकते हैं, बहुत इनकी जो बुकिंग्स के नंबर्स अभी तक आए हैं जिन भी कंपनियों की ओर से काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं, 100% के आसपास की बढ़त भी वहाँ पर देखने को मिली है। इंडेक्स भी हमने हाल फिलहाल देखा था कि कई महीने की ऊंचाई पर पहुँचता हुआ देखा था, इनफैक्ट 15 साल की ऊंचाई पर पहुँचा है। 2008 के बाद हमने देखा है कि हायर लेवल्स पर ये स्टॉक पहुँचते दिखे हैं। तो क्या ये एक मेयर मुनाफा वसूली है जो कि रियल एस्टेट स्टॉक्स में होती हुई नजर आ रही है, और क्या ये लंबी चलती हुई नजर आएगी? क्योंकि जिसको एंटर करना है या जिसके पास रखे हुए हैं उनके मन में यही सवाल है कि अगर ये लंबी चलेगी तो क्या मैं अपना जो भी मुनाफा हो रहा है उसको लेकर निकल जाऊं, और जिसको एंटर करना है वो ये देख रहा है कि अभी ले लूं या फिर और गिरना है तो गिरावट के बाद खरीदूं। दोनों को एड्रेस कीजिए सर। मुझे लग रहा है कि देखिए रियल एस्टेट में जो अभी सेलिंग आ रही है वो प्योरली प्रॉफिट बुकिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं कि अगले साल 2 साल के लिए जिस प्रकार का एक्टिविटी रियल एस्टेट मार्केट में हो रहा है, स्पेशली अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, मुंबई मार्केट की बात करें, तो यहाँ पे इन्वेंट्रीज डिस्पाइट इंटरेस्ट रेट हाइक काफी अच्छी तरह से बिक रही है। आपने सही कहा कि बिजनेस आउटलुक जो बड़ी कंपनीज का है जैसे लोडा है, डीएलएफ है, इन्होंने बहुत अच्छा पॉजिटिव व्यू दिया है। तो मेरे ख्याल से कि अगर आपका नजरिया 1-1.5 साल का है तो इसमें करेक्शन में थोड़ा तो एक्यूमुलेट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी करेक्शन आएगी, क्योंकि नंबर्स अगर अच्छे आते हैं Q2 के और पूरे साल के, तो मार्केट को डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा, और कहीं ना कहीं मार्केट शायद ऊपरी लेवल पे थोड़ा मुनाफा वसूली कर रही है, तो जिसका ज्यादा असर शॉर्ट टर्म में होगा, लॉन्गर टर्म में नहीं होना चाहिए। तो बहुत लंबी चलेगी रियल एस्टेट में मुनाफा वसूली, ऐसी आशंका नहीं है। अगर आपका 1.5 से 2 साल का नजरिया है तो अच्छे स्टॉक्स में आप एक्यूमुलेशन यानी हर गिरावट पे
खरीदारी करके चल सकते हैं। सतवंत राठौड़ हमारे एक दर्शक हैं यूट्यूब पे, उन्होंने अपना सवाल शेयर किया है। कोपरान नाम की एक कंपनी है सर, 220 रुपये के प्राइस पर उनके पास 300 शेयर हैं और वो जानना चाहते हैं कि इसमें व्यू कितना रखना चाहिए उनको। 220 रुपये पे उन्होंने लिए हैं, 224 रुपये के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि जिस भाव पे उन्होंने लिए हैं उसी के आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कितना नजरिया रखे सर, कब तक मुनाफा होने की उम्मीद है? देखिए, मुझे लग रहा है कि इसमें इस स्टॉक में जो बड़ा ट्रिगर है वो बेसिकली ये है कि कोपरान यूएस मार्केट्स में उतरना चाहती है। उनकी जो लॉन्च था वो डिले हो चुका था, तो मेरे ख्याल से होपफुली FY24 में अगर ये यूएस मार्केट्स में उतरते हैं, वहां से रेवेन्यू आता है, तो स्टॉक में आपको रीरेटिंग देखने को मिलेगी। बट नजरिया मेरे ख्याल से कम साल भर का रखिए, क्योंकि इन्होंने पिछले साल कहा था, इस साल भी फर्स्ट हाफ ऑफ FY24 में भी नहीं हो चुका है। तो थोड़ा सा अगर आप 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा बाउंस आपको मिल सकता है। तो करंटली मुझे लगता है आपको लॉस में पोजीशन नहीं काटनी चाहिए। जहां पे आपने यहाँ पे इतना होल्ड किया है, तो और एक 6-12 महीना होल्ड करके यहाँ पे होल्ड करें। 6 से 12 महीने कोपरान में अगर आपने पोजीशन ले रखी है सतवंत राठौड़ जी, तो आपको 6 से 12 महीने और होल्ड करना चाहिए। अगर आपने वेट किया है तो थोड़ा और वेट कर लें, आपको मुनाफा होने की उम्मीद है। अगर ये यूएस के मार्केट्स में एंटर कर जाते हैं तो वहाँ से फिर हो सकता है अच्छी खासी अपसाइड स्टॉक में बन सकती है। उमेश्वर दत्त शुक्ला, उन्होंने एक सवाल हमसे जो पूछा है वो है HDFC बैंक को लेकर। 1650 रुपये पे इन्होंने एंटर किया है सर, और स्टॉक का जो भाव है अभी वो करीब 1530 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। कुछ दिन पहले ही इन्होंने एक अपडेट जारी किया था अपनी पेरेंट कंपनी HDFC को लेकर, जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि उसके जो एडजस्टमेंट होंगे उस वजह से इनके जो NPA है उसमें भी कहीं ना कहीं एक इंक्रीज देखने को मिल सकता है। इनका जो नेटवर्थ है उस पर भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद से हमने देखा है कि स्टॉक में लगातार पिटाई होती हुई नजर आ रही है। आपकी क्या राय है सर, ये जो मर्जर में जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया या जिनके पास HDFC के शेयर थे उनको HDFC बैंक के शेयर मिल गए, वो सब छोड़ दीजिए, जिसको फ्रेश एंट्री करनी है सर, उनके लिए क्या राय है? क्या मौजूदा करेक्शन के बाद ये लेवल अच्छा है एंटर करने के लिए? मुझे लग रहा है कि देखिए, आज तो नतीजे आने वाले हैं HDFC बैंक के संदीप, हमको नंबर्स भी मिलेंगे, कमेंट्री भी मिलेगी, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि मार्केट थोड़ी सी चिंता इसलिए कर रही है क्योंकि जो मर्जर होने वाला है इसका कंसोलिडेटेड नंबर आपको इस क्वार्टर में नंबर मिलेगा। HDFC के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोविजनिंग होगी वो मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए, मोटा मोटी मार्केट एज्यूम कर रहा है कम से कम 25 से 30 हजार करोड़ की प्रोविजनिंग हर क्वार्टर HDFC बैंक करेगा, और ऐसा अगर होता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन दबने वाला है। और ये क्लियर है कि मर्जर में इनिशियली थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पेन रहेगा, तो शॉर्ट टर्म में अगर कोई एंटर करना चाहता है तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट मत करिए। बट हाँ, नजरिया अगर आपका 12-18 महीने का है, तो जिसके बाद मर्जर थोड़ी पूरी तरह से कंसोलिडेट होगा, पचेगा, उसके बाद अच्छी खासी कमाई होगी, तो लॉन्गर टर्म में अभी भी हम पॉजिटिव है। लेकिन शॉर्ट टर्म में 2-3 क्वार्टर्स की अगर आप बात करें तो कोई बड़ा अपसाइड आने की उम्मीद मत रखें। ओके, तो ये राय है फिलहाल जहाँ तक HDFC बैंक की बात है। कोई बहुत बड़ा अपसाइड आ सकता है इसकी गुंजाइश फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन